प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल चैप्टर 9 का पार्ट 12 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 41 देखेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हमारे पास क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम की कैसे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। बोल रहा है कि 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, है ना, राइट नाउ 1000 ऑफ एंजाइम जो हमारी बॉडी में हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, आइसोलेटेड एंड स्टडीड, राइट। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस। हर एक एंजाइम का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसके बेस पे हम 1000 ऑफ एंजाइम्स स्टडी किए हैं। ठीक है, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। इन सभी एंजाइम को हमने 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया है, ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस, और हर एक की 4 से 13 सब क्लासेस होंगी, एंड नेम्ड अकॉर्डिंग बाय 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखना जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेस या डिहाइड्रोजनेस भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा जहाँ पर भी एस लगेगा, ASE लास्ट में, तो वो क्या होगा, ये एक एंजाइम है विच कैटलाइज ऑक्सो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। मतलब ऑक्सीडेशन भी करवाएगा, ये रिडक्शन भी करवाएगा 2 सबस्ट्रेट के बीच में, है ना, सबस्ट्रेट S एंड सबस्ट्रेट S। देखो इसका क्या मतलब है, S एंड S डैश का, दैट इज S जो होगा वो रिड्यूस होगा बच्चे, रिड्यूस होगा, और S डैश जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब देखो S ऑक्सीडाइज प्लस S डैश रिड्यूस्ड, जैसे ट्रांसफरेस एंजाइम हो गया, एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, है ना, अदर हाइड्रोजन्स बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश, दैट इज S माइनस G। ये क्या आ गया बच्चे, जैसे हमारा सबस्ट्रेट है, ये कोई ग्रुप है, प्लस कर देंगे S डैश, तो हमारे पास क्या बनेगा, S प्लस S डैश G। ठीक है, ये तो हम लोग रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट में भी अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, वहाँ पर भी आएगा, राइट। इसका आपने ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सीलेस, ASC लग गया तो लास्ट में ये क्या आ गया, एंजाइम। इसमें हाइड्रोक्सीलेस में जैसे कार्बोहाइड्रोक्सीलेस आ गया, पेप्टाइडेस आ गया, ये प्रोटीएस आ गए, ये क्या है, एंजाइम है। ये कैटलाइजिंग करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड। मतलब ये वो एंजाइम है, जब ये बॉन्ड बनेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक 1 2 3 4 बॉन्ड, और क्या होगा, इनको हम हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड बनेगा तो वाटर रिलीज होगा, इथर में भी वाटर रिलीज होगा, पेप्टाइड में भी वाटर रिलीज होगा, ग्लाइकोसिडिक में भी वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम आ गए, हाइड्रोलिसिस एंजाइम आ गए। ठीक है, जैसे लिएसिस है ना, लाइसिस जो एंजाइम है दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप रिमूव कर देता है सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड, ऐसे ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आइसोमरेस जैसे एंजाइम है। आप देख सकते हैं जैसे हेक्सो आइसोमरेस एक एंजाइम है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बीच में होता है, और वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, इंटर कन्वर्जन। मानो एक एक जो है कंपोनेंट वो ग्लूकोज से क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, तो एंजाइम का नाम है हेक्सो आइसोमरेस। तो जैसे ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा तो एंजाइम का काम खत्म हो जाएगा, ये दोबारा अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए रीयूज हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन है, ऑप्टिकल ऑफ ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर भी हम इसको बोल सकते हैं एंजाइम को। जैसे लाइगेस है, DNA लाइगेस एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर। लाइगेस एंजाइम हमेशा 2 कंपाउंड को आपस में लिंक करेगा, लाइक विच कैटलाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन को जुड़ा देगा, कार्बन और सल्फर को जुड़ा देगा, कार्बन नाइट्रोजन को जुड़ा देगा। ये लाइगेस एक ऐसा एंजाइम है जो 2 कंपाउंड को आपस में जुड़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास आ जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर आपने देखना है कि होता क्या है। जनरली कोफैक्टर एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसकी 2 टाइप। एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, 1000 में से जो हमारी बॉडी में टोटल 1000 एंजाइम है, कितने टाइप के एंजाइम होंगे, सिंपल एंजाइम और कंजुगेट एंजाइम होंगे। ठीक है, देखो जो सिंपल एंजाइम होते हैं बच्चे वो ओनली प्रोटीन पार्ट होता है ना, सिंपल एंजाइम मीन्स ओनली प्रोटीन पार्ट।
मतलब उसमें टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं होगा जो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। लाइक जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। पेप्सिन जो होता है बच्चे, ये पेप्सिनोजन से बनता है। HCl इसको एक्टिवेट करता है और पेप्सिन में कन्वर्ट कर हो जाता है। ये सिंपल एंजाइम होता है प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। HCl आएगा, इसको एक्टिव करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ये फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन आ गया जैसे बच्चे, है ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक। इनको को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिंपल एंजाइम होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कंजुगेट एंजाइम है बच्चे, ये प्रोटीन के साथ इनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कंजुगेट एंजाइम में प्रोटीन भी होता है बट इनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन वाले पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो को फैक्टर कहलाता है या को एंजाइम। अब देखो बच्चे, इन दोनों को मिला के, जैसे एपो एंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन होता है, जब को फैक्टर के साथ जुड़ेगा तो ये होलो एंजाइम बन जाएगा और इसको हम लोग एक्टिव प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें आप देखोगे जैसे ही एपो एंजाइम के साथ कौन जुड़ता है, को फैक्टर, तो वो इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव कर देगा और ये कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ध्यान रखना, कंजुगेट एंजाइम में प्रोटीन भी होती है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर कंबाइन करता है और फिर कंप्लीट एंजाइम बनता है जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं और वो कैटालिटिक रिएक्शन शो करता है। ऐसे करके आप देखो, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, तो क्या बना, होलो एंजाइम। ये प्रोटीन पार्ट है, इनएक्टिव है, और नॉन प्रोटीन इसको एक्टिव करेगा। मानो जैसे नॉन प्रोटीन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा बच्चे, को फैक्टर का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और उसके साथ एक टेम्परेरी को एंजाइम होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटालाइंस होते हैं जैसे Zn2 पॉजिटिव। आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जब भी एंजाइम ने मानो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना, तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेस अगर एंजाइम होगा तो इसके पैरेलली इस साइड Mg2 पॉजिटिव ही होगा, Zn2 पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब है जैसे हेक्सोकाइनेस है तो उसके साथ में देखो Mg2 पॉजिटिव ही होगा। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम को क्या करना है, जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट आयन भी चाहिए होते हैं जिनको हम मेटल आयन कहते हैं। और वो मेटल आयन जो है वो क्या है, वो आपका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम को फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो को फैक्टर पे आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसको हम मेटल आयन कहते हैं और ये मेटल आयन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। लाइक जैसे Zn2 पॉजिटिव, ये कार्बोहाइड्रेस के साथ भी होता है, एनहाइड्रेस कार्बोक्सी पेप्टाइडेस के साथ है। जैसे Mg2 पॉजिटिव हेक्सोकाइनेस के साथ है, Fe2 पॉजिटिव साइटोक्रोम ऑक्सीडेस के साथ है। तो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इंपॉर्टेंट मेटल आयन जो होते हैं ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसे जैसे टेम्परेरी कोई एंजाइम है NAD, है ना, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ रहता है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके रीड कर लेते हैं बेटा। देखो, इनको हम लोग एक एक करके रीड कर लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। कोफैक्टर एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन आर सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एंजाइम में। हाउएवर आपको याद होगा पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारा क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का था वो एंजाइम की तरह एक्ट करता था, तो इसका मतलब वो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। हाउएवर देयर, ठीक है बच्चे, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोलेंगे, आर बाउंडेड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम दैट इज कैटालिटिकली एक्टिव। तो मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जब जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा, होलो एंजाइम बनेगा जिसको हम कैटालिटिकली एक्टिव बोलते हैं। इन दीज इंसिस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर में भी आइडेंटिफाइड, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। आपने देखा बच्चे ये तीन के तीन फैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर दैट आर टाइटली बाउंडेड टू एपो एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड क्या होंगे बच्चे, आपके मेटालिक आयन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सीडेज कैटालेज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स टू वाटर एंड ऑक्सीजन। जैसे हीम हो गया टू प्रोस्थेटिक ग्रुप, टू इज अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। देखो इसमें क्या बता रहा है, अब देखो, को एंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as a cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction. The essential chemical component of many coenzyme are, इधर से याद रखने, ये पॉइंट आपने अब याद रखने, कौन कौन से, एक आ जाता है हमारा मेनी कोएंजाइम आर, एक विटामिन आ गया बच्चे, ठीक है।
कोएंजाइम, निकोटीन, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, NAD, विटामिन्स, NAD, NADPH एंड कंटेन विटामिन नाइसिन्स। ठीक है बेटा, तो ये हेल्प करती हैं किसको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में। फिर लास्ट में क्या है, अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर द एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट द एक्टिव साइड्स एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड with the substrate. Zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme. Carboxypeptidase catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme. अगर कोफैक्टर हम एंजाइम से रिमूव कर देते हैं तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, विच टेस्टिफाइड दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बायोमोलिक्यूल। तो बच्चे ये आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये लास्ट 12th पार्ट था इसका। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है, बट कभी कभी आ जाए तो ये आयंस वगैरह याद रखने, एपो फैक्टर, को फैक्टर क्या है, एपो एंजाइम क्या है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।